अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी कैफियत बताऊं तो मैं तो बहुत मायूस हूं, और यकीनी तौर पे शायकीन क्रिकेट भी बहुत मायूस होंगे, क्योंकि नाकिस प्लानिंग है, खराब बल्लेबाजी है, ऊपर से बेअसर बॉलिंग है। होम एडवांटेज का फ़ायदा भी नहीं उठाती है हमारी टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पहली बार शिकस्त के करीब है। दूसरे टेस्ट के आखिरी रोज़ बांग्लादेश को तारीखी फतह के लिए सिर्फ और सिर्फ 63 रन दरकार हैं, जबकि उसकी 8 विकेटें अभी बाकी हैं। लग ही रहा है रमशा कि ये बड़ा आसान हदफ होगा बांग्लादेश के लिए। सही बात है, और मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वाइट वॉश का सामना करना पड़ेगा, अपने ही मुल्क में हजीमत का सामना करना पड़ेगा। 185 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम ने खाने के वक्फे तक 2 विकेटों पर 122 रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स पहले सेशन में सिर्फ 2 विकेटें ही हासिल कर पाए हैं। बांग्लादेश ने 5वें रोज से पाकिस्तान के आगे बढ़ाई हैं, और 40 के इनफरादी स्कोर पर मीर हमजा ने ओपनर जाकिर हसन को बोल्ड भी कर दिया है। बांग्लादेश की दूसरी विकेट 70 रन पे गिरी, जबकि शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार बन गए हैं। और टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार इनिंग्स में तमाम 10 की 10 विकेटें बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं। हसन महमूद ने करियर में पहली बार इनिंग्स में 5 विकेटें अपने नाम की हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली और मीर हमजा को पवेलियन की राह दिखा दी। और अब जिक्र करेंगे वजीर आजम के काबीना से खिताब का। उनका कहना है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ रही है, लेकिन मईशियत में इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है। IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी की जा रही है। यकीनी बनाना होगा कि इसके बाद IMF के पास जाने की ज़रूरत पेश न आए। वजीर आजम ने कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के जरिए अखराजात में मजीद कमी लाएंगे। और एहसन इकबाल ने मुस्तहकम मईशत के लिए पॉलिसीज का तसलसल लाजमी करार दे दिया है। वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि 2017 तक मुल्क में कोई बहरान नहीं था। एक ना तजुर्बेकार हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले आई। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने यह भी कहा कि आज महंगाई बतदरीज कम हो रही है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी अब बेहतर हो रही है। कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 सालों के बाद इन्फ्लेशन फ़र्स्ट टाइम 9.5% पर सिंगल डिजिट में आई है, जो कि 35-40% तक जा चुकी थी। तो ये एक अब अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये बात भी मैं दोहराना चाहूँगा कि जो आज हमें मसाइल का सामना है, इनमें से कोई मसला 2018 में हमारे सामने नहीं था। और थर का एक ज़रिया जो है पाकिस्तान में मुकामी फ्यूल की दस्तयाबी का फराहम हुआ, जिससे कि आज हमारे लिए सस्ती तरीन बिजली पैदा करने का एक मौका हमें मिला है। अवाम को रिलीफ, IMF को एक आंख न भाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली की रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। IMF ने सूबों पर नए शराइत आयद कर दी। IMF ने पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक ख़त्म करे। IMF प्रोग्राम के दौरान कोई सूबा गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकता। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम हो। IMF की नई शराइत के तहत पंजाब हुकूमत का सोलर फराहमी मनसूबा खतरे का शिकार है। पाकिस्तान के हसास इलाके में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। तमाम तर शवाहिद सामने आ चुके हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, जिस तरह से पाक अफवाज की जानिब से बार बार निशानदही की जा रही थी, अब उसके वाज़े सबूत मिलने लगे हैं। खुद अपने मुंह से लोग आके बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने तरबियत कहाँ से हासिल की है। आबानी PTI ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। उज़ैर भंडारी एडवोकेट के जरिए दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया गया है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में हुकूमती वजीर बैरिस्टर अकील मलिक के बयान को भी शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जा सकता है। अपील की गई है कि कवायद के मुताबिक उनका ट्रायल सिविलियन अदालत में किया जाए। मिलिट्री ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा। और कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो पंजाब में बारिशों के नए स्पेल ने एंट्री दे दी है। लाहौर में जल थल लेक हो गया है। 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि मुतादिद इलाकों में लेस्को के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गुजरावाला, सियालकोट और हाफजाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है।
गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से जारी बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 4 रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों के बाद से गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद शाहराहों पर जो है शाहराह कराकुरम समेत लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी हैं और बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों समेत मुसाफिर जो है वो फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से मज़ीद बारिशों की जो है पेशगोई की गई है। इस वक्त हम दरियाई गिलगित के किनारे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि दरियाई गिलगित की सतह जो है वो सैलाबी सूरत हाल के बाद मुसलसल बुलंद हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और लैंड स्लाइडिंग का खतरा अब भी मौजूद है। नदीम खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से जिंदगी का पहिया रुक गया है। पहाड़ी इलाके किला सैफुल्ला में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले घर बहा ले गए हैं, पुल और सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं। ज़ियारत पशी समेत दीगर इस्लाम में परेशान कुन सूरत हाल है। ज़ोफ़ुज़ार और तुर्बत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। सूबे में 1 जुलाई से अब तक 34 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। जानी और माली नुकसान, फिर डूब रहा है बलोचिस्तान। किला सैफुल्ला में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले घर बहा ले गए, पुल और सड़कें भी तबाह हो गयी। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। खुसदार में सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चे जा बहक, 1 को बचा लिया गया। पशीन में बलोजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ले गए। हंडाई में शदीद बारिशों से सरूती हिफाजती बंद कई जगहों से टूट गया, जबकि रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। ज़ियारत में पेची डैम भर गया। स्पिलवीज से पानी का अखराज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने एक और जान ले ली है। मालाकन के इलाके पुलाई में आसमानी बिजली गिरने से बची जान बहक हो गई। पीडीएमए के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से कोहिस्तान कराकरम हाईवे और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। मशीनरी खराब होने के बाद सड़क नहीं खुल सकी है, जबकि सड़क को खोलने का काम जारी है। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। नया स्पेल रंग जमाने को तैयार है। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। इसी दौरान कराची समेत सिंध भर में आज से 4 सितंबर तक तेज बारिशों का इम्कान है। नए सिस्टम के तहत जुनूब मशरकी सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। उधर पंजाब में कातिल मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों में 9 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक एक हफ्ते में 57 केसेस, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से दादू और रावलपिंडी से 7 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक इंसदादे डेंगू के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। और नाज़रीन, कराची में सड़कों का हाल बुरा है। सड़कों पर अजीब सी शक्ल के गड्ढे पड़ गए हैं। गाड़ियां हिचकोले खाती हुई चलती नजर आती हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त कराची की सड़कों का हाल बता रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त PIB कॉलोनी से आने वाले रोड पर मौजूद हूँ। सूरत हाल आपके सामने, गाड़ियाँ किस तरह गिरती हुई जा रही हैं। एक गाड़ी सवारी है। सर, ये जो सूरत हाल है, कमर का क्या हाल है? सर, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये आपके हम पता नहीं किस में बैठे जा रहे हैं। गधे गाड़ी में रोड है ये हमारा। इतनी हमारी कराची के हालात आप देखो, रोड कुछ थोड़ी सी बारिश होती है सारा रूट का मोकला हो जाता है। आगे आए जरा, थोड़ी ये दिखाएं ये मनाजिर जो इस वक्त हैं। लोग इस हाल से, रक्शे जो है वो किस हाल में है, देखिए आप ये हाल है कराची का इस वक्त। ये मनाजिर इस वक्त जो है ये तमाम है कि कोई बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं कराची वाले इस वक्त। मतलब बेशतर सड़कें बारिशों के बाद यही सूरत हाल है, लेकिन कोई इनको जो है वो पुरसाने हाल नहीं। कम अज़ कम इन सड़कों को बैलेंस किया जा सके, ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी बेहतर हो सके, लेकिन ये भी आसान नहीं है। वहाँ से जाती है गाड़ी, फिर यहाँ से होती है, गाड़ियों का बंद होना, मोटरसाइकिल सवारों का, ये तमाम सूरत हाल है। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गाड़ियाँ ये गड्ढे में गई, उससे आप देखें ये तमाम सूरत हाल। इसके अलावा मोटरसाइकिल सवार जो ख़वातीन जा रही हैं, उनको कितनी परेशानी है। लोगों को कमर की तकलीफ का सामना है, नौजवान हो, बूढ़े हो, अपराध हो, लेकिन कोई भी जो है वो सड़क को बनाने के लिए आमादा नहीं है। कम अज़ कम उसको बैलेंस करने के लिए आमादा नहीं कि आया ये जिम्मेदारी DMC KMC और किसकी है, लेकिन आवाम यही कहती रहती है, लेकिन कोई जो है वो ताहाल
देखने को बहुत तैयार नहीं शुक्रिया है। जी। कफील अहमद आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत, मुल्क की बहरी दिफाई सलाहियत में एक और इजाफा हो गया है। यौम दिफा के मौके पर 2 जंगी जहाज़ों PNS बाबर और PNS हुनैन को बड़े बेड़े में शामिल किया जाएगा। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के लैस बाबर क्लास के 4 जहाज भी बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। बाबर क्लास जहाज सतह आप और ज़ेर आब और फिजा में लड़ने की सलाहियत रखता है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क की बहरी दिफाई सलाहियत में एक और इजाफा हो गया है। यौम दिफा के मौके पर 2 जंगी जहाज़ों PNS बाबर और PNS हुनैन को बेड़े में शामिल किया जाएगा। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज भी बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं, जबकि पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। बाबर क्लास जहाज सतह आब, ज़ेर आब और फिजा में लड़ने की सलाहियत रखता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कैदियों की मौत पर लवाहिकीन से माफ़ी मांग ली है, मगर पूरी ढिठाई से ये कह दिया है कि आवाम के दबाव में नहीं आएंगे, न जंग बंदी का मुआहिदा करेंगे और न ही कैदियों की रिहाई के लिए कोई समझौता किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इसराइल में आवाम का भरपूर एहतजाज जारी है। दर्जनों मुजाहिरीन हिरासत में लिए जा चुके हैं। हमास ने कहा है कि अगर इसराइल ने मुआहिदा ना किया और हमले जारी रखे तो मजीद इसराइलियों के ताबू ये नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी शिकवा किया है कि अमन मुआहिदे के लिए नेतन्याहू की कोशिशें काफ़ी नहीं है। उधर गजा में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम में 2 रोज़ के दौरान 1,58,992 बच्चों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वजारत सेहत ने कहा है कि 6 रोज़ में 6,40,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करना है। अगर इसराइल हमलों में वक्फे के वादे पर कायम रहे तो ये मुहिम कामयाब बनाई जा सकती है। और भी आपको अपडेट करें कि अमरीकी सदारती इंतखाब में सिर्फ 1 माह रह गया है। ट्रम्प और कमला हैरिस के दरमियान आइंदा हफ्ते सदारती बहस हो सकती है। कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। स्विंग स्टेट मिनेसोटा में लेबर डे पर रैली से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें कमला हैरिस पर मुकम्मल भरोसा है। उन्होंने कमला की नामजदगी को अपना बेहतरीन फैसला करार दे दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि यकीनी बनाएं कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार एक बार फिर शिकस्त से दो-चार हो और कमला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करें। और अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त कौमी असम्बली। इस वक्त दानियाल चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। दानियाल चौधरी अब से थोड़ी ही देर में दोबारा खिताब शुरू करेंगे। अजान का वक्फा यहाँ पर किया गया है। एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चलेंगे कौमी असम्बली। इजलास इस वक्त जारी है। जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल ऐवान में पेश कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये बिल दानियाल चौधरी की जानिब से पेश किया गया है। थैंक यू गौर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं जनाब स्पीकर इस बिल के बारे में ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये एज अ प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाज़त दी जा सकती है और इसके सर्टन रूल्स हैं। सबसे पहले जनाब स्पीकर मैं पढ़ूँगा, ये सिर्फ मनी बिल नहीं है जो गवर्नमेंट लेके आएगी। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ता हूँ जिसमें प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, मूव भी नहीं किया जा सकता। काइंडली पहले जनाब स्पीकर पढ़ लीजिएगा। ये है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये प्रोवाइड करता है जनाब स्पीकर, आपकी परमिशन के साथ मैं पढ़ूंगा। अ मनी बिल और अ बिल और अमेंडमेंट विच if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public accounts of the federation or affect the coinage, currency, constitution or function of the state bank shall not be introduced or moved in the Majlisi Shura except by or with the consent of the federal government. वो bill जनाब स्पीकर बिल जो if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund. जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से असेंबली का इजलास जारी है। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक बिल ऐवान में पेश कर दिया गया है।
آپ کو بتائیں کہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے ججز کی تعداد میں اضافے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا ہے. بول کے مارننگ شو دنیا بول ہے سے گفتگو کرتے ہوئے ناصرہ اقبال نے یہ فارمولا دیا ہے کہ پہلے لوور کورٹس کے ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے, اس کے بعد پھر بتدریج سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کی جانب بڑھا جائے. فی الحال عدالت عظمیٰ کے لیے ججز کی تعداد کافی ہے. دیکھیے یہ تو ہے مخالفت برائے مخالفت, تو مخالفت کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے, یا تو کوئی مثبت مخالفت ہو, کوئی اس کا جواز ہو. کوئی جواز نہیں. دیکھیے بیک لاگ ختم کرنے کا تو یہ طریقہ ہے کہ ایڈجرنمنٹ تھا. ایڈجرنمنٹ تو ہمارے قانون کے بیچ میں پیوستہ ہے, تو جب تک ایڈجرنمنٹ ہوتی رہتی ہے تب تک یہ بیک لاگ ختم نہیں ہوگا. دیکھیے پہلے تو یہ ایک مثال کے طور پہ 20 کریں نا پورے, اور پھر اگر وہ کام نہیں ہوتا پورا تو پھر اس کو بڑھا بھی جا سکتا. پہلے شروع میں ہی بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ لگے کہ اس میں کوئی ہمیں مثبت نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نچلے کورٹوں میں بڑھانے کی ضرورت ہے. جب وہاں پہ پورے ہو جائے اور وہاں پہ پتہ لگے کہ ارتفاع کم ہو رہی ہے تو پھر اوپر کی طرف. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں پر پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میرا نام طارق رانا میں ایریا نیوز سے ہوں. ایک شخص کی بدولت آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس وقت خطاب کا شکار ہے, اور وہ شخص اس چیز پہ بضد ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی 2 مئی کی, وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے, آپ کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. تو میچ تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہے. آپ اگر سیاسی پارٹی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی معافی مانگی بھی نہیں. بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ میرا پورا ساتھ ہے, انہوں نے معافی مانگی بھی نہیں کبھی زندگی میں. جب وہ یہ ملک 2 لاکھ ہوا تھا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی, اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی. کارگل کا معاملہ آیا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی, اب بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے. اگر آپ معافی مانگ لیتے تو اس میں کیا کوتاہی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے, باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے. 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں. آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنورٹ کریں. جس طرح یو ایس کانگریس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی, جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو کنورٹ کیا. یہاں پہ بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاتے نہیں ہیں. 18 اگست کا جو آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا, جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی, اس گاڑی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف مراد سعید تھے, میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے, اور بیرسٹر گور صاحب اور شبلی صاحب نے آ کے کہا کہ جی یہ ٹریپ ہے. گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے, اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی, جو پتھراؤ تھا, جو لاٹھی چارج تھا, وہ تو آپ کے ایف سی اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا, ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. نیکسٹ. ایسی صورتحال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا ایک پیج پر اکٹھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے, مہنگائی ہے, بجلی کے بل ہے, معیشت ڈوب چکی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بات اسی طرح یہ ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا, چیلیں لگائی اور مٹی ڈالی, یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں, اور جو آپ کے باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم ہے, آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے, ان سے ہم لوگ بات کریں. بھائی کیسے قصوروار تو وہ ہیں, معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے, جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا. بجلی وافر تھی.
लोड शेडिंग 80% इलाकों में होती नहीं थी, 20% जो थी वो हाई लॉस एरियाज में थी। तो लिहाजा एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद किया और उस वक्त लोग बैरून मुल्क से आके पाकिस्तानी इधर बसर हो रहे थे। अभी तो उल्टा है, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी हमारे नौजवान वो पासपोर्ट के लिए लाइन लगाई हुई हैं और मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दें कि वो असम्बली उमर आयूब की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाएं, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में खड़ा करें। चलती हुई मैशत को तबाह किया गया, उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।